मैं हूं अतिया अंसारी, आपकी हिस्ट्री एजुकेटर, और हम पढ़ रहे हैं अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया को, जिसका चैप्टर 5 है एक्सपांशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया. And this particular video is going to be the part 4 of chapter number 5. अगर हम बात करें कि हमने पिछले वीडियो में क्या किया, सो वी हैव डेल्ट विद द एंग्लो मैसूर वॉर्स और कैसे 4 वॉर्स होती हैं ब्रिटिशर्स एंड मैसूर के बीच में. एंड व्हेन आई एम सेइंग मैसूर आई मीन हैदर अली एंड टीपू सुल्तान. और कैसे इवेंचुअली फोर्थ वॉर में द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर टेक्स द लाइफ ऑफ टीपू सुल्तान, और कैसे इतना important region of Mysore goes in the hands of the Britishers. All of that we have seen in our previous video. आज हम देखेंगे एक नए अंपायर के बारे में, एक नई टेरिटरी के बारे में, और कैसे constant conflict में वो रहे ब्रिटिशर्स के साथ. And I'm talking about the mighty Marathas. But before going ahead with the Marathas, we'll just see the estimate of Tipu Sultan, because we know वो कितने brave heart soil of the sun थे. So let's learn about Tipu Sultan, then move ahead with the Anglo-Maratha wars. So shall we begin? Okay. So the estimate of Tipu Sultan. Okay, first of all, he was born in 1750. He was a son of Hyder Ali and Fatima. जो टीपू सुल्तान थे वो बड़े ही वेल एजुकेटेड थे, और ही वॉज अ लिंग्विस्ट, मीन्स ही न्यू मल्टीपल लैंग्वेजेस जैसे कि अरबिक, पर्शियन, कैनरीज, उर्दू. वो हर लैंग्वेज में बहुत इजीली कन्वर्स कर सकते थे. ऑफ कोर्स इट्स नो जोक दैट ही वॉज अ वेरी ग्रेट वॉरियर, और इसी वजह से उन्हें टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता था. देयर इज वन लेजेंड गोइंग अराउंड दैट वंस ही फॉट अ टाइगर and after that he had tiger as a pet, इसीलिए उन्हें टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है. दिस इज अ लेजेंड गोइंग अराउंड रिगार्डिंग टीपू. अगर हम बात करें टीपू सुल्तान की मेंटेनेंस ऑफ आर्मी के बारे में, सो दैट वाज रियली टॉप नॉच. उन्होंने जो अपनी आर्मी थी वो यूरोपियन मॉडल पर बनाई थी, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया, और उनके जो वर्ड्स ऑफ कमांड्स थे वो पर्शियन थे. उन्होंने अपनी आर्मी को बनाने और ट्रेन करने में फ्रेंच का बहुत इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उनके सोल्जर्स जो है एक यूरोपियन मॉडल पर काम कर रहे थे. लेकिन टीपू ने अपनी डिप्लोमेसी की वजह से फ्रेंच का साथ तो लिया इन ऑर्डर टू डेवलप हिज आर्मी, लेकिन उन्होंने कभी भी फ्रेंच को अपना प्रेशर ग्रुप नहीं बनने दिया कि फ्रेंच जो बोले उन्हें वो करना पड़े. ही वॉज वेरी गुड विथ रिगार्ड टू हिज डिप्लोमेसी, और वो अपने फादर हैदर अली के जैसे समझ जाते हैं कि नेवल फोर्स कितनी इम्पॉर्टेंट है, समंदरी ताकत होना कितना इम्पॉर्टेंट है. और इसी वजह से वो 1796 में हम देखते हैं कि वो बोर्ड ऑफ एडमिरलिटी भी बनाते हैं, यानी कैसे क्या किया जाए इन ऑर्डर टू गेट द सुप्रेमेसी इन द वाटर्स. उसके लिए वो एक बोर्ड भी बनाते हैं. और उनकी जो फ्लीट होती है, फ्लीट मीन्स जो उनका, जैसे हम अगर आर्मी की बात करते हैं तो ज़मीनी हमारी आर्मी, अगर हम पानी में आर्मी की बात करें तो इट्स कॉल्ड अ फ्लीट. सो उनके पास 22 बैटल शिप्स थे और 20 लार्ज फ्रिगेट्स थे. उनके पास 3 डॉकयार्ड्स थे, 3 बंदरगाहें थी, और वो कहाँ कहाँ पर थी? बेंगलोर, वाजिदाबाद एंड मोलिदाबाद. टीपू जो थे वो बहुत ही बड़े पैट्रन यानी शौकीन थे और प्रमोट करते थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के. टीपू को एक और श्रेय मिलता है, ही इज क्रेडिटेड विद द पाइनियर ऑफ रॉकेट टेक्नोलॉजी. ऐसा कहा जाता है कि टीपू सुल्तान वाज द वेरी फर्स्ट पर्सन इन इंडिया जिन्होंने रॉकेट टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम करना शुरू किया, और ही हैड द अंडरस्टैंडिंग कि क्या होती है रॉकेट टेक्नोलॉजी. इन्होंने एक मिलिट्री मैनुअल भी लिखी थी बताने के लिए कि किस तरीके से रॉकेट्स काम करते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि हम कौन से टाइम की बात कर रहे हैं. एंड ही हैड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रॉकेट्स. साथ ही साथ वो पाइनियर भी है सेरिकल्चर मैसूर स्टेट में इंट्रोड्यूस करने के. सेरिकल्चर जो होता है प्रमोशन ऑफ सिल्क वॉर्म्स, कैसे सिल्क प्रोड्यूस करते हैं, उसके पूरे काम को, सिल्क के काम को सेरिकल्चर कहा जाता है. जो कि हम जानते हैं कि ईस्टर्न कमोडिटीज़ में सिल्क का कितना इम्पोर्टेंस है विथ रिगार्ड टू यूरोपियन मार्केट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड.
टीपू जो थे ही वॉज अ लवर ऑफ डेमोक्रेसी और वो बहुत अच्छे डिप्लोमेट थे एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। इसी वजह से हम देखते हैं कि उन्होंने फ्रेंच सोल्जर्स को श्रीरंगपट्टनम जो कि उनका सेंटर था, हेडक्वार्टर्स था, वहां पर एक जैकोबियन क्लब बनाने की भी परमिशन दे दी। अब सवाल उठता है जैकोबियन क्लब्स क्या थे। ये हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के वक्त भी देखेंगे, ये एक तरीके का रेवोल्यूशनरी ग्रुप होगा। ओके, जो जैकोबियंस है वो एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स होंगे और ये 1797 में श्रीरंगपट्टनम में अपनी एक ब्रांच बनाएंगे और उनके लिए टीपू ऑर्डर करेंगे 2300 तोपों की सलामी और 500 रॉकेट, ये सब इस ओकेजन को सेलिब्रेट करने को। दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ जैकोबियन क्लब। और लेटर हम देखेंगे कि टीपू खुद इसके एक मेंबर बन जाते हैं और वो एक ट्री प्लांट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द ट्री ऑफ लिबर्टी। आज़ादी का एक ट्री प्लांट करते हैं और अपने आप को सिटीजन टीपू कहलवाते हैं। एक्चुअली ये सब चीज़ों का बैकग्राउंड हमें मिलेगा फ्रांस के फ्रेंच रेवोल्यूशन में, और कैसे जैकोबियन रेवोल्यूशनरी जो थे वो ग्रुप्स जो है वो कैसे डिफरेंट एरियाज में अपने ब्रांचेस बनाते हैं, कैसे वो आज़ादी के लिए लड़ते हैं, एंड द फीलिंग ऑफ लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी एंड ऑल ऑफ दैट ग्रोज आउट ऑफ इट। उसी की एक मिसाल हमें टीपू के ट्री ऑफ लिबर्टी के साथ देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम कुछ हिस्टोरियंस की बात करें और स्पेसिफिकली वो कॉलोनियल हिस्टोरियन है, तो वो टीपू को एक बिगटेड मोनार्क कहते हैं। बिगटेड मतलब वो इंसान जो रिलीजन में डूबा हुआ हो, जो अपने रिलीजन के अलावा किसी और के रिलीजन की इज्जत ना करता हो और उन्हें नुकसान पहुंचाता हो, दैट पर्सन इज कॉल्ड अ बिगट। कुछ लोग जो हैं, कुछ कॉलोनियल हिस्टोरियन टीपू को बिगटेड मोनार्क कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्रश किए थे कुछ हिंदू कूर्ग्स एंड नायर्स को। बट लेकिन हमें एट द सेम टाइम याद रखना है कि टीपू एज अ रूलर जो थे उन्होंने बहुत से मुस्लिम को भी पनिश किया था, फॉर एग्जाम्पल द मोपलास। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी अथॉरिटी को बनाना था और अगर कोई भी उन्हें डिफाई करेगा, उन्हें चैलेंज करेगा, उनके खिलाफ जाएगा, सो टीपू इज गोइंग टू एक्ट अगेंस्ट देम। हम देखते हैं कि इट इज़ रिपोर्टेड दैट ही हैज़ डेमोलिश टेम्पल्स इन केरला। ऐसा हमें हिस्ट्री में देखने को मिलता है कि उन्होंने टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया था केरला में। क्यों? क्योंकि उन्हें वो प्लेस को कॉन्कर करना था। लेकिन इसी के साथ हमें हिस्ट्री में इस बात का भी सबूत मिलता है कि हाउ ही हैज़ प्रोटेक्टेड सो मैनी हिंदू टेम्पल्स अपने राज्य में। साथ ही साथ एक टेम्पल था श्रीनगरी टेम्पल, जिसके रिपेयर के लिए उन्होंने फंड्स दिए थे। साथ ही साथ अगर हम बात करें गॉडेस शारदा के इंस्टॉलेशन के लिए, उसके लिए भी उन्होंने फंड्स दिए थे, जो कि डिस्ट्रॉय हो गया था मराठास की रेड की वजह से 1751 में। हमें इन सभी चीज़ों को देखकर ये समझने की ज़रूरत है कि वी कैन नॉट जज दीज कैरेक्टर्स ऑफ द पास्ट। हम हिस्ट्री के इन कैरेक्टर्स को जज नहीं कर सकते हमारी मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी की बिना पर, क्योंकि ये मोनार्की है and all they want is extension of their kingdom and supremacy. हम आज के हमारे 21st सेंचुरी की जो आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म है और डेमोक्रेसी है, इस बिना पर हम उन्हें जज नहीं कर सकते। दैट इज द आइडिया ऑफ मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस। अगर हम टीपू की बात करें, सो ही डिस्पाइज द यूज ऑफ प्लैंकिन्स। अब प्लैंकिन्स क्या होते हैं? जो हम हमारी आम भाषा में पालकी कहते हैं, डोली, पालकी, दैट इज द प्लैंकिन्स। यहाँ पे वो डिस्क्राइब करते हैं प्लैंकिन्स को, फिट ओनली फॉर यूज ऑफ विमेन एंड डिसेबल्ड। वो पालकी के यूज को बहुत ही बुरा समझते थे। ही डिस्पाइज्ड इट, ही डिड नॉट लाइक इट। साथ ही साथ वो क्रेडिटेड है फॉर बीइंग द कैपिटलिस्ट रूलर, मतलब उन्होंने डेवलपमेंट शुरू कर दी थी कैपिटलिज्म की। उस वक्त में जब फ्यूडलिज्म, जमींदारी अपने उरूज पर थी, ही स्टार्टेड डूइंग कैपिटलिज्म। और टीपू थे अ मैन ऑफ रिप्रेजेंटिंग मल्टीपल ट्रेडिशन, मतलब टीपू एक ऐसे इंसान है कि हम उन्हें एक चीज में नहीं आंक सकते। ही हैड सो मेनी थिंग्स टू गिव एंड सो मेनी थिंग्स टू ऑफर कि हमें उन्हें बहुत ब्रॉड डे लाइट में ही देखना पड़ता है। अगर हम टीपू के बारे में ओपिनियन देखें मुहिब्बुल हसन का, जो लिखते हैं हिस्ट्री ऑफ टीपू सुल्तान में, कि ये जो है कुछ राइटर्स के जरिए कहलाए जाते हैं पहले इंडियन नेशनलिस्ट और पहले शहीद जो भारत की आज़ादी के लिए अपनी जान गंवा बैठते हैं।
लेकिन ये थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा, क्योंकि हमें ये समझना होगा कि जिस वक्त टीपू जी रहे हैं, द टाइम ऑफ टीपू सुल्तान, उस वक्त आइडिया ऑफ इंडिया और द नेशनलिज्म, वो जो अवेयरनेस थी इंडियंस में नहीं थी। ये बहुत ज्यादा हो जाएगा कहना कि उन्होंने जो जंग लड़ी इंग्लिश के खिलाफ वो भारत की आजादी के लिए लड़ी। नहीं, उन्होंने जो लड़ा वो खुद की इंडिपेंडेंस और खुद की पावर, यहाँ पे खुद से मतलब है मैसूर और उनका जो घराना था, इन ऑर्डर टू सेफगार्ड हिम एंड हिज टेरिटरी एंड टू हैव इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिशर्स, उन्होंने ये सब वॉर्स लड़ी, क्योंकि उस वक्त आइडिया ऑफ इंडिया टुगेदर नहीं था। तो वी कैन नॉट से कि ये पहले आज़ादी के जंगजू हैं हमारे, बट ऑल्दो वी कैन नॉट ऑल्सो से कि उन्होंने बहुत बड़ा काम नहीं किया। ये कहना है मुहिब्बुल हसन का। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लेफ्टिनेंट मोर, तो ही राइट्स कि व्हेन अ पर्सन ट्रेवलिंग थ्रू अ स्ट्रेंज कंट्री फाइंड्स इट वेल कल्टी, अगर आप ऐसे कोई इलाके से सफ़र कर रहे हैं और आपको नहीं पता इस इलाके का क्या नाम है, लेकिन अगर यहाँ पर जो एरियाज है बहुत अच्छी तरह से कल्टीवेटेड है, यहाँ पर बहुत इंडस्ट्रीज हैं, न्यू न्यू सिटीज़ आपको दिख रही हैं, यहाँ पर जो कॉमर्स है, ट्रेड है, फैला हुआ है, और टाउन्स है हर जगह, और न सिर्फ टाउन्स है, बहुत अच्छे टाउन्स है, फ्लरिश कर रहे हैं और हर लोग खुश नज़र आ रहे हैं, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि आप ऐसी जगह पर है जहाँ की गवर्नमेंट जो है कॉन्जुनल है लोगों के लिए, मतलब वो लोगों के लिए काम कर रही है, और ये वो जगह होगी जो यहाँ पर टीपू रहता है, दैट इज द टीपूज कंट्री। सो इतना ज़्यादा प्रेज मिला है टीपू को विद लेफ्टिनेंट मोर कि वो कहते हैं कि जहाँ पर खुशहाली है, यू कैन से दैट इज द टाउन ऑफ और द कंट्री ऑफ टीपू। So come on, let's come from Mysore to Marathas. We did how Tipu Sultan and Hyder Ali fought with the English. Now let's see how the Anglo-Maratha struggle for supremacy happens. And जैसे हमने देखा कि एंग्लो मैसूर में हम 4 वॉर्स देखते हैं, here we are going to see 3 wars for supremacy between Marathas and the English. सो पहले समझ लेते हैं कि राइज ऑफ मराठास, मराठास का कैसे राइज हुआ, कैसे उनकी बढ़ोतरी हुई विथ रिगार्ड टू पॉलिटिकल पावर। तो जैसे जैसे मुगल अंपायर डिक्लाइन होगा, हम देखेंगे कि मुगल्स के साथ जो उनके सबसे स्टॉन्चेस्ट एंड हार्डिएस्ट एडवर्सरीज रहे हैं, उनके जो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहने वाले रहे हैं, वो रहे हैं मराठास। और हम देखते हैं कि ये सब कितना एम्पलीफाई हो जाता है एट द टाइम ऑफ औरंगजेब, राइट। जब मुगल अंपायर डिक्लाइन होगा, उनके जो स्टॉन्चियड एडवर्सरीज है, दुश्मन है सॉर्ट ऑफ, वो मिल जाएगा उन्हें एक चांस, किस बात का, टू राइज इन पावर। और इसी के साथ दे कंट्रोल्ड अ लार्ज पोर्शन ऑफ कंट्री। साथ ही साथ उन्हें ट्रिब्यूट्स मिलती थी उन एरियाज से भी जहां पर वो डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते थे, और ये था चौथ एंड सारदेशमुखी जो वो कलेक्ट करते थे, राइट। चौथ एंड सारदेशमुखी दैट दे यूज्ड टू कलेक्ट इवन फ्रॉम द एरिया दैट दे वर नॉट रूलिंग। क्यों? एक तरीके से सेफगार्ड बताने के लिए कि वी डिड नॉट एंड वी वुड नॉट अटैक ऑन दीज एरियाज। हम देखते हैं कि बाय द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी जो है, मराठाज आर इवन इन लाहौर, और अब वो प्लान बना रहे हैं कि नॉर्थ इंडियन एम्पायर पर अपना कब्जा करने का, क्योंकि एनीवेज दे आर द किंग मेकर्स इन द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर इतना डिक्रीज हो चुका है, इतना वीक हो चुका है कि मराठाज आर एनीवेज द किंग मेकर्स ऑफ देयर एम्पायर। लेकिन सिचुएशन कब थोड़ी वीक हो जाएगी मराठास के लिए, वो होगा 1761 में, और टाइम होगा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का, जब जो है अहमद शाह अब्दाली जो है सिचुएशन बदल देंगे और अटैक करेंगे और बुरी तरीके से हराएंगे मराठास को इस वॉर में। लेकिन हम देखते हैं कि एक डेकेड 10 साल के अरसे में जो पोजीशन ऑफ पावर है मराठास की, वो रीगेन कर लेंगे और वापस से एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाएंगे। हम देखेंगे कि बाजीराव द फर्स्ट, जो सबसे ग्रेटेस्ट पेशवा कंसिडर किए जाते हैं मराठास के, ये एक कॉन्फेडरेसी बनाएंगे। कॉन्फेडरेसी क्या होता है? ग्रुप बनाएंगे एक, किन लोगों का? उस ग्रुप में होंगे प्रोमिनेंट मराठा चीफ्स, जितने भी प्रोमिनेंट मराठास के घराने हैं उन सबके चीफ्स को वो जोड़ेंगे, और इसके साथ मराठा पावर को एक्सपांड करेंगे, दूर दूर तक फैलाएंगे। अब
to some extent appease the Kshatriya section of the Marathas. मराठास में जो क्षत्रिय होंगे, जो वॉरियर्स होंगे, वो उन्हें अपने साइड लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं जो पेशवाज होंगे, जितने भी पेशवाज होंगे मराठा एम्पायर में, वो सारे ब्राह्मण्स होंगे. ओके, एंड वी नो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. क्षत्रियाज आर द वॉरियर्स. सो वो अपीज करेंगे क्षत्रियास को मराठास के. अब ये सब लेड किया जाएगा सेनापति दाबोदी के जरिए. अब हम देखेंगे ये जो ग्रुप, ये जो कॉन्फेडरेसी बनाई गई है, इसमें हर प्रोमिनेंट फैमिली यानी जितने भी इंपॉर्टेंट मराठास के घराने हैं, उनके चीफ को एक असाइनमेंट मिलेगा, एक स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस मिलेगा कि आपको इस एरिया को कॉन्कर करना है, जीतना है, उस पर रूल करना है. लेकिन ये सब आप करेंगे मराठा किंग शाहू महाराज के नाम पर. मतलब ठीक है, ये एरिया पे आपका इन्फ्लुएंस होगा, आप रूल करें, लेकिन आप सबसे बड़ा अपना मानेंगे छत्रपति शाहू महाराज को. अंडर अंडर हिज सुप्रेमेसी यू आर गोइंग टू रूल. द मराठा फैमिलीज अब जो थी, जिन्हें ये सुप्रेमेसी मिली, ये इन्फ्लुएंस मिला, वो थे, यू हैव टू रिमेंबर दीज नेम्स: गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, भोसलेज ऑफ नागपुर, होलकर्स ऑफ इंदौर, शिंदयाज ऑफ ग्वालियर, पेशवा ऑफ पूना. और ये जो कॉन्फेडरेसी है, ये बनेगी बाजीराव द वन के अंडर, और माधवराव द वन तक बहुत कॉर्डियली, बहुत अच्छी तरीके से चलेगी. लेकिन जैसा कि हमने देखा कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1761 में होगी, बहुत सी चीज़ों को बदल देगा. और ये जो डिफीट उन्हें यहाँ पर मिलेगी, और लेटर ऑन जो उन्हें डेथ यंग पेशवा की झेलनी पड़ेगी, माधवराव द वन की 1772 में, इन चीज़ों की वजह से अंपायर में थोड़ी वीकनेस आ जाएगी. दो द चीफ्स ऑफ द कॉन्फेडरेसी जो होंगे, वो अपनी पावर में बढ़ते जाएंगे और वो यूनाइट हो जाएंगे ऑन ओकेजन्स, एंड वो लड़ेंगे ब्रिटिशर्स के खिलाफ. लेकिन एक जो नुकसान था और एक जो कमी थी इस कॉन्फेडरेसी में, वो थी कि दे क्वारल्ड अमंग देमसेल्व्स, जो कि हमने बहुत मौके पर देखा कि जो इंडियन नेटिव्स की प्रॉब्लम थी कि दे वर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, उनके आपस में ही बड़े ही मसले थे. एंड दैट इज गोइंग टू हैपन विद द कॉन्फेडरेसी ऑफ द मराठास ऑल्सो. ठीक है, सो अभी हमने देख लिया कि क्या बैकग्राउंड है, क्या हो रहा है मराठा एम्पायर में. सो अभी आगे जाकर देखते हैं कि इंग्लिश कैसे इन्वॉल्व हो गए इस मराठा पॉलिटिक्स में. लेट्स लर्न अबाउट दैट. सो हम देखेंगे कि जो आखिरी क्वार्टर होगा ऑफ 18th सेंचुरी और जो फर्स्ट क्वार्टर होगा 19th सेंचुरी, ये विटनेस करेगा मराठा एंड इंग्लिश का क्लैश मतलब लड़ाई, टकराव, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार. किस लिए? ऑफ कोर्स पॉलिटिकल सुप्रीमेसी के लिए. अब इसका एंड इस बात पर होगा कि इंग्लिश जो है जीतेंगे, वो विक्टोरियस साबित होंगे, जैसा कि मैसूर में हुआ, जैसा कि बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में हुआ. अब इंग्लिश का जो एम्बिशन है वो बहुत बढ़ गया है. ओके, और जो डिवाइडेड हाउस ऑफ द मराठास है, जो उनके आपसी मनमुटाव है, उनका वो फायदा उठाएंगे और यही उनकी सक्सेस का रीजन भी बनेगा. इंग्लिश इन बॉम्बे जो होंगे, दे वांटेड टू स्टैब्लिश अ गवर्नमेंट ऑन द लाइंस जैसे कि क्लाइव ने किया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा में. उन्होंने देख लिया है कि कैसे इजीली वो लोगों को मैनिपुलेट करके डिप्लोमेसी के जरिए, साथ ही साथ आर्मी के बल पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में प्लासे के बाद, बक्सर के बाद चीज़ों को अपने हाथ में ले सकते हैं. सो अब जो बॉम्बे की गवर्नमेंट होगी, वो चाहेगी कि जैसा क्लाइव ने ईस्ट में किया, वैसा हम वेस्ट इंडिया में करेंगे. और इसके लिए वो फायदा उठाएंगे अपॉर्चुनिटी का. वो अपॉर्चुनिटी क्या होगी? डिवाइडेड द मराठास. वो मराठास को और तोड़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं हर बार जो एक सिंगल पॉलिसी ब्रिटिशर हर जगह इस्तेमाल करेंगे टिल द वेरी मॉडर्न इंडिया, वो होगी डिवाइड एंड रूल, और बार बार भारत इसका निशाना बनेगा. चलिए देखते हैं कैसे हुई फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, जो लास्ट करेगी 1775 से 82 तक. तो उसका बैकग्राउंड क्या था? हमने देखा कि कैसे माधवराव द वन, द वेरी एबल पेशवा जो है, उनकी डेथ हो जाएगी 1772 में. अब इनके जो ब्रदर होंगे नारायण राव, ये सक्सीड करेंगे और बन जाएंगे 5th पेशवा ऑफ द मराठा अंपायर. अब जो नारायण राव के अंकल होंगे,
माधव राव और नारायण राव के अंकल, उनका नाम होगा रघुनाथ राव, और ही इज गोइंग टू असैसिनेट, दैट मीन्स अपने भतीजे को, अपने नेफ्यू को ही इज गोइंग टू किल हिम, असैसिनेशन करवा देंगे उनका और खुद बन जाएंगे नेक्स्ट पेशवा। ठीक है, सो पेशवा फर्स्ट थे नारायण राव, लेकिन उनका असैसिनेशन करवाया गया और अब पेशवा बन गए हैं रघुनाथ राव। लेकिन ये लीगल एयर नहीं है, क्योंकि नॉर्मली वी सी दैट के माधव राव के बाद लीगल एयर थे नारायण राव, लेकिन अब उनका असैसिनेशन के बाद जब रघुनाथ राव बन जाएंगे तो उन्हें लीगल एयर के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब जिनका असैसिनेशन हुआ है नारायण राव, उनकी जो विडो होंगी गंगाबाई, वो जन्म देंगी नारायण राव के बेटे को आफ्टर हिज डेथ। ठीक है, और ये जो इन्फेंट होंगे, ये जो उनके बेटे होंगे, उनका नाम रखा जाएगा सवाई माधव राव। सवाई मतलब 1¼ सवा हम कहते हैं, दैट इज 1¼ माधव राव। एंड ऑफ कोर्स वो लीगल है, राइट, आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर उनका बेटा ही लीगल एयर होता था इंडियन मोनार्की में। अब लेकिन अभी कौन है थ्रोन पर? रघुनाथ राव इज द पेशवा। सो हम देखेंगे कि कॉन्फिडरेसी बनेगी, एक तरीके की रीजेंसी बनेगी, ग्रुप होगा जिसमें 12 मराठा चीफ्स होंगे। हमने देखा कि कैसे हर फैमिली का एक चीफ था, ऐसे 12 चीफ्स मिलेंगे और एक ग्रुप बनेगा जिसे कहेंगे 12 भाई, और इसके लीडर होंगे नाना फडणवीस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे मराठा हिस्ट्री में। और इन लोगों ने ये जो ग्रुप बनाया था, ये रूल करेंगे उस इन्फेंट के नाम पर, जो सवाई माधव राव है उनके नाम पर ये 12 मराठा चीफ्स रूल करेंगे एंड वो रेजेंट्स होंगे। ऐसा देखा जाता है इंडियन हिस्ट्री में या फिर ऑल ओवर द पॉलिटिकल हिस्ट्री के जब जो एयर ऑफ द थ्रोन होते हैं, अगर वो माइनर होते हैं तो कोई और उनकी रीजेंसी बनाता है, मतलब उनके नाम पर उनके लिए फैसले करता है जब तक वो अडल्टहुड को ना पहुंच जाए, जब तक वो कारोबार संभालने के काबिल ना हो जाए, ही रीचेज आर एज। सो ऐसा ही होगा, 12 मराठा चीफ्स नाना फडणवीस की लीडरशिप में करेंगे। अब जो रघुनाथ राव है, अब वो ऑफकोर्स अपनी पोजीशन देना नहीं चाहेंगे और इसके लिए वो मदद लेंगे इंग्लिश की। कहाँ के इंग्लिश की? इंग्लिश एट बॉम्बे, क्योंकि नियरेस्ट है। और उनके साथ वो एक ट्रीटी साइन कर लेंगे जिसका नाम होगा ट्रीटी ऑफ सूरत, और ये हो रहा है 1775 में। अब इस ट्रीटी के जरिए रघुनाथ राव इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे कि मैं आपको सीड कर दूंगा, आई वुड गिव यू द टेरिटरीज। कहाँ की? सालसेत और बसीन की जो टेरिटरीज है मैं इंग्लिश को दे दूंगा, साथ ही साथ मैं आपको रेवेन्यू में एक पोर्शन दे दूंगा सूरत और भारोच डिस्ट्रिक्ट का। और इसके जवाब में ब्रिटिशर्स से रघुनाथ राव ने मांगा कि आप मुझे 2500 सोल्जर्स दें ताकि मैं अपने पेशवाशिप को बचा सकूं। ये सब मांगा है उन्होंने किससे? इंग्लिश एट बॉम्बे से। ठीक है, लेकिन जो ब्रिटिश कैलकाटा काउंसिल थी वो कंडेम करेगी ट्रीटी ऑफ सूरत को और वो इस ट्रीटी को एक्सेप्ट नहीं करेगी। एंड फ्रॉम देम एक कर्नल आएंगे, कर्नल अपटन। ओके, उन्हें पूना भेजा जाएगा कि आप इसे अनल कर दें, आप इस ट्रीटी को खत्म कर दें ब्रिटिशर्स के साइड से। और इसके लिए वो पूना आएंगे और एक नई ट्रीटी बनाएंगे और ये ट्रीटी कहलाएगी ट्रीटी ऑफ पुरंदर। सो हमने देखी ट्रीटी ऑफ सूरत को कर्नल अपटन जो है अनल कर देंगे और ट्रीटी ऑफ पुरंदर करेंगे। अब किसके साथ ये ट्रीटी होगी? ऑफ कोर्स सूरत जो है रघुनाथ राव के जरिए के साथ हुई थी, तो पुरंदर जो है रीजेंसी के साथ यानी 12 भाई के साथ की जाएगी। अब वो लोग रेनाउंस कर देंगे रघुनाथ राव को कि हम नहीं एक्सेप्ट करते एज अ पेशवा, और कहते हैं कि उन्हें एक पेंशन दे दी जाएगी। ठीक है, एक पेंशन सो दैट ही कैन लिव अपॉन इट। लेकिन अगेन ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं कैलकाटा काउंसिल। ठीक है, सूरत की जो ट्रीटी हुई थी ये बॉम्बे ने की थी। अब जो बॉम्बे गवर्नमेंट है, ब्रिटिशर्स में ही अब देखिए कैसे प्रॉब्लम्स हैं। जो बॉम्बे गवर्नमेंट है ये अगेन रिजेक्ट कर देगी पुरंदर की ट्रीटी को एंड वो लोग मदद करेंगे, रेफ्यूज देंगे रघुनाथ को।
सो अब जो ये प्रॉब्लम है ये सिर्फ बिटवीन द मराठास नहीं है, बिटवीन द ब्रिटिशर्स ऑल्सो। ब्रिटिश काउंसिल ऑफ कैलकटा अलग बातें कह रही है और ट्रीटी ऑफ पुरंदर को सपोर्ट कर रही है, वेयर एज जो बॉम्बे में ब्रिटिशर्स की पावर है वो ट्रीटी ऑफ सूरत को मानती है। सो देयर इज कॉन्फ्लिक्ट। अब नाना फडणवीस जो है वायलेट कर देंगे ट्रीटी जो कैलकटा काउंसिल के जरिए रीजेंसी ने की थी, और इसके साथ ही साथ वो फ्रांस को, फ्रेंच लोगों को एक बंदरगाह, एक पोर्ट बनाने की इजाजत दे देंगे वेस्ट कोस्ट पर। अब ब्रिटिशर्स जो है रिटेलिएट करेंगे, अब वो गुस्से में आ जाएंगे और वो एक बहुत बड़ी फोर्स भेजेंगे पूना, कि कैसे नाना फडणवीस ने ट्रीटी ऑफ पुरंदर का वायलेशन किया। और अब हम देखते हैं कि कैसे वॉर एक्चुअल में होती है और क्या होता है इस वॉर में। सो जो इंग्लिश और मराठास की आर्मी है वो मिलती है आउटस्कर्ट्स ऑफ पुणे में, और मराठा आर्मी बड़ी थी नंबर में, सोल्जर्स ज़्यादा थे ब्रिटिशर्स से, लेकिन हम जानते हैं कि ब्रिटिश की जो आर्मी है वो सुपीरियर है। अम्यूनेशन यानी आर्म्स के मामले में भी उनके पास तोप भी है, कैनन्स हैं। और जो मराठी आर्मी है मराठास की, वो कमांड कर रहे हैं द वेरी ब्रिलियंट जनरल महादजी शिंदे, जिसे महादजी शिंदे के नाम से भी जाना जाता है। अब महादजी बहुत अच्छी टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे एंड ही लर्ड, वो ब्रिटिशर्स आर्मी को घाट्स में ले जाएंगे। घाट मतलब क्या होता है, जो हमारे माउंटेन में पासेस होते हैं उन्हें घाट्स कहा जाता है, और ये सब होगा तलेगांव के पास। अब जो ब्रिटिशर्स है, जो इंग्लिश है, वो ट्रैप हो जाएंगे ऑल साइड से, और हर साइड आ जाएंगे मराठास। अब जो जो इंग्लिश होंगे वो बहुत बुरी तरीके से अटैक्ड हो जाएंगे, बिकॉज दे हैव बीन यू नो गैदर्ड, दे आर इन बिटवीन, और ऑल साइड से उन्हें ट्रैप कर लिया गया है। अब मराठास यहाँ पे एक मिलिट्री टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे जो कहलाती है स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी। सो इस पॉलिसी में क्या होता है, ये एक तरीके की मिलिट्री टेक्निक है। यहाँ पर आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आप अपने पिछले एरिया को जला देते हैं, मतलब जितने भी फार्म लैंड होंगे आप उसमें आग लगाते जाएंगे, और जितने भी कुएं आएंगे आप उसमें जहर, दैट मीन्स जितना भी पानी है आप उसे पीने के काबिल नहीं रखेंगे, और जितना भी अनाज या खाने की चीज़ें हो सकती हैं आप सब जला देंगे, सो दैट अगर आपका दुश्मन आगे आते जाएगा तो उसके पास रिसोर्सेज नहीं है जिंदा रहने के, ना खाने को चीज़ें होंगी ना पीने को। ये पॉलिसी कहलाती है स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी। ये पॉलिसी जो है अगर हम बात करें तो रशिया ने बहुत इस्तेमाल की है यूरोपियन वॉर्स के दरमियान। ओके, सो अब इंग्लिश जो है ये विड्रॉ कर लेंगे तलेगांव तक आते आते, और मराठाज उन्हें अटैक करेंगे। अब जब ये अटैक करेंगे तो इंग्लिश को रिट्रीट करना पड़ेगा और वो पहुंच जाएंगे विलेज ऑफ वडगांव तक। अब जो इंग्लिश आर्मी है, जैसा कि हम जानते हैं ऑल साइड से मराठास ने उन्हें बहुत ब्रिलियंटली घेर लिया है, और उनके पास ना फूड है ना वाटर सप्लाईज है ड्यू टू द स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी। अब इंग्लिश को 1779 आते आते सरेंडर करना पड़ेगा, और वो एक ट्रीटी साइन करेंगे चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए, और ये ट्रीटी कहलाएगी ट्रीटी ऑफ वडगांव, क्योंकि ये वडगांव में साइन की गई है। अब इसकी वजह से जो बॉम्बे गवर्नमेंट थी, जो रघुनाथ राव का साथ दे रही थी, टू रिक्वेंश ऑल टेरिटरीज अक्वायर्ड बाय द इंग्लिश सिंस 1775। सो ये जो ट्रीटी ऑफ वडगांव होगी इसके जरिए कहा जाएगा कि बॉम्बे गवर्नमेंट जो है इंग्लिश की, उन्होंने जितने भी ज़मीनें कब्जा की हैं मराठास की, इस वॉर के शुरू होने से 1775 से सब वापस कर दी जाए मराठास को, और उन्हें ये एक्सेप्ट करना भी पड़ता है। लेकिन हम देखेंगे कि जो वॉरेन हेस्टिंग होंगे, जो कि गवर्नर जनरल होंगे बंगाल के, वो ट्रीटी ऑफ वडगांव को रिजेक्ट कर देंगे। साइन किसके साथ हुई है, ब्रिटिशर्स के साथ ही हुई है, लेकिन रिजेक्ट कौन कर रहा है, अगेन जो उनके मेन टॉप मोस्ट लीडर है गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, वो ट्रीटी ऑफ वडगांव को रिजेक्ट कर देंगे। एंड वो एक बहुत बड़ी आर्मी भेजेंगे, फोर्स भेजेंगे, किसके अंडर, कर्नल गॉडार्ड के जरिए, जो अहमदाबाद पे कब्जा कर लेंगे, देन बसीन पर। देन हम देखते हैं कि बंगाल का एक और डिटैचमेंट आएगा कैप्टन पोफम के लीडरशिप में,
और वो कैप्चर कर लेंगे ग्वालियर को 1780 में। देन बाय द टाइम 81 कम्स एक और इंग्लिश लीडर आ जाएंगे, जनरल खमैक, और ये डिफीट कर देंगे शिंद्याज को सिपरी में। सो मेनी डिफरेंट फोर्सेस भेजी जाएंगी गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के जरिए डिफरेंट पार्ट्स में, और हाउ क्विकली दे आर गोइंग टू गेट द विक्ट्री, और डिफरेंट एरियाज उनके कब्जे में आते जाएंगे। और अलग अलग जो चीफ्स हैं, अलग अलग जो कॉन्फिडरेसी में फैमिलीज हैं, एक एक को हराया जाएगा। जैसा कि शिंद्याज को सिपरी में हराया गया, ऐसे ही हम देखेंगे कि अलग अलग लोगों को हराया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल शिंद्याज जो है एक और ट्रीटी प्रपोज करेंगे बिटवीन द पेशवा एंड द इंग्लिश, और ये ट्रीटी कहलाएगी वेरी फेमस ट्रीटी ऑफ सालबाई, जो कि 1782 में साइन की जाएगी, और ये रेटिफाई की जाएगी वॉरेन हेस्टिंग के जरिए एंड फडणवीस के जरिए, दादा फडणवीस के जरिए। अब ये जो ट्रीटी है इसमें क्या होगा? सो ये ट्रीटी ऑफ कोर्स पीस की बात करेगा ब्रिटिशर्स एंड मराठास के बीच में, एंड इसके मेन प्रोविजंस ये होंगे कि जो सैलसेट है वो इंग्लिश के ही पोजीशन में रहेगा, और ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बाद से जितनी भी टेरिटरीज एक दूसरे के कब्जे में ली गई हैं इंक्लूडिंग बसीन, वो सब कुछ मराठास को वापस दे दिया जाए। गुजरात में फतेह सिंह गायकवाड़ जो वन ऑफ द कॉन्फिडरेसी में मराठा फैमिलीज से बिलोंग करते थे, उनको पोजीशन दे दी जाए उनकी टेरिटरीज को जो वॉर से पहले उनके कब्जे में थी, और वो एज इट इज जैसे पेशवा की सुप्रेमेसी में रूल करते थे वो वैसा करेंगे। ये सब ट्रीटी ऑफ सालबाई में कहा गया। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि इंग्लिश जो है शुड नॉट ऑफर एनी फर्दर सपोर्ट, मतलब रघुनाथ राव को अब इंग्लिश साथ नहीं देंगे, और रघुनाथ राव को एक मेंटेनेंस सॉर्ट ऑफ अलावेंस दे दिया जाएगा पेशवा के जरिए। अब एक और बात इसमें यह थी कि हैदर अली सारी टेरिटरीज जो इंग्लिश की ली गई हैं और जो नवाब ऑफ आर्कॉट से ली गई हैं वो वापस कर देंगे, क्योंकि सब डेक्कन में हो रहा है और कैसे सब नेबरिंग स्टेट्स एक दूसरे में इंटरफेयर करते थे, ये इस बात का सबूत है। अब एक और बात, ऑफ कोर्स जो इंग्लिश हमेशा करते हैं कि उनके जो ट्रेड के प्रिविलेजेस थे वो एज बिफोर रिस्टोर कर दिए जाए। साथ ही साथ पेशवा को कहा गया कि वो इंग्लिश के अलावा किसी और यूरोपियन पावर को सपोर्ट नहीं करेंगे, और जो पेशवा और इंग्लिश है वो अंडरटेक करेंगे सेवरल अलाइज, और वो एक दूसरे के साथ पीस पर ही रहेंगे, कोई जंग नहीं होगी। महाराज शिंदे शुड बी द म्यूचुअल गारंटर, मतलब इन्हें एक मिडल मैन बना दिया गया, एक गारंटर बना दिया गया कि ये जो ट्रीटी है इसके टर्म्स सही तरीके से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, ये महाराज शिंदे देखेंगे। और हम बात कर रहे हैं ट्रीटी ऑफ सालबाई की। तो ये तो था फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, और कितनी ट्रीटीज उसमें साइन की गई, और कैसे हम देखेंगे कि मराठास और इंग्लिश दोनों कैंप्स में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लेकिन फाइनली ट्रीटी ऑफ सालबाई जो है कंक्लूडिंग ट्रीटी बनती है। अब हम देखते हैं कि अब क्या हुआ कि सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, क्योंकि ट्रीटी ऑफ सालबाई में तो पीस और म्यूचुअल हेल्प की बात की गई थी। सो लेट्स सी द बैकग्राउंड। जब सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो है ये कौन से सर्कमस्टांसेस से स्टार्ट होती है, ये सिमिलर होगी फर्स्ट से। अब हम देखते हैं कि पेशवा माधव और नारायण जो है ये कमिट कर लेंगे सुसाइड 1795 में, और अब जो पेशवा बनेंगे वो होंगे बाजीराव द सेकेंड, और अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस ही इज द वर्थलेस सन ऑफ रघुनाथ राव। रघुनाथ राव के बेटे बाजीराव द सेकेंड अब पेशवाशिप पर आ जाएंगे, और ये बिल्कुल भी पसंद नहीं किए जाएंगे नाना फडणवीस के जरिए। फो मीन्स एनिमी, ही वुड बी द एनिमी ऑफ नॉट लाइकिंग बाजीराव द सेकेंड, लेकिन नाना फडणवीस जो होंगे चीफ मिनिस्टर होंगे। अब ये जो लड़ाई है, जो कॉन्फ्लिक्ट है मराठास के अंदर, उसका एज यूजुअल फायदा उठाएंगे इंग्लिश, और इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर वो इंटरवीन करेंगे, इंटरफेयर करेंगे मराठास के इंटरनल अफेयर्स में। और चीज़ें कब ब्रिटिशर्स के फेवर में जाएंगी, डेथ ऑफ नाना फडणवीस, बहुत ही एबल लीडर की जब डेथ हो जाएगी 1800 में, सो ब्रिटिशर्स अब इसका पूरा एडवांटेज उठाएंगे। अब क्या हुआ कि वॉर हुई। 1801 में हम देखेंगे जो पेशवा होंगे
ब्रूटली मर्डर्ड द ब्रदर ऑफ जसवंत राव। कौन है पेशवा? पेशवा इज बाजीराव द सेकेंड। ठीक है, ये मर्डर करवाएंगे किसका? जसवंत राव, और कहीं कहीं वो आता है यशवंत राव भी, के भाई का, यानी मर्डर होगा विट्ठू जी का। अब एज ऑफ कोर्स एज एंटिसिपेटेड, जो जसवंत राव होंगे वो बहुत फ्यूरियस होंगे और वो अपनी फोर्स लेकर जाएंगे पेशवा के खिलाफ, ताकि उनके भाई की मौत का बदला लिया जा सके। पेशवा जो कि हैं बाजीराव द सेकेंड, उनका साथ देंगे शिंदिया। तो शिंदिया और पेशवा दोनों की आर्मी के खिलाफ जाएंगे जसवंत राव अपनी आर्मी को लेकर, एंड जसवंत जो है हरा देंगे कंबाइंड आर्मी को, और ये होगा हदपसर में, जो कि पूना के करीब है। अब जब जसवंत राव इन्हें हरा देंगे तो विनायक राव, जो अमृत राव के बेटे होंगे, उन्हें पेशवा घोषित कर दिया जाएगा। सो अब बाजीराव नहीं है पेशवा, पेशवा है विनायक राव। अब ऑफ कोर्स बाजीराव द सेकेंड बहुत टेरिफाई हो जाएंगे, ही इज गोइंग टू बी वेरी अपसेट, वेरी स्कैर्ड ऑल्सो। सो ये जाएंगे बसीन, किसके पास? ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स के पास, मदद के लिए। और यहाँ पर साइन की जाएगी ट्रीटी ऑफ बसीन, किनके दरमियान? बाजीराव द सेकेंड और इंग्लिश के दरमियान। अब इस ट्रीटी में क्या बात जो है पेशवा मानेंगे, पुराने पेशवा, दैट इज बाजीराव द सेकेंड। सो ये कहेंगे कि मुझे कंपनी से कम 6000 ट्रूप्स की इन्फेंट्री चाहिए, और उसके पास आर्टिलरी होनी चाहिए, ऑफ कोर्स यूरोपियन आर्टिलरी, और जिसकी वजह से वो चीज़ें आगे परमानेंटली स्टेशन कर सके अपनी टेरिटरीज में। साथ ही साथ वो कहेंगे कि अगर आप मेरी मदद करते हो, ओके, ट्रीटी ऑफ बसीन में वो कहते हैं कि कंपनीज को टेरिटरीज दी जाएंगी यील्डिंग इनकम ऑफ 26 लाख, मतलब ऐसी मराठा टेरिटरीज आपको दी जाएंगी जहां से आपको 26 लाख की इनकम होगी। आपको ट्रीटी ऑफ सूरत दे दी जाएगी, सॉरी सिटी ऑफ सूरत आपको सरेंडर कर दी जाएगी, और जितने भी क्लेम है मराठास के चौथ से, जो कि हम जानते हैं अ टाइप ऑफ टैक्स जो वो कलेक्ट करते थे, वो निज़ाम के डोमिनियन से अब नहीं करेंगे, गिव अप, वो दे देंगे ये राइट्स। साथ ही साथ वो एक्सेप्ट करते हैं कि हम कंपनी की आर्बिट्रेशन को, जितनी भी डिफरेंसेस हैं निज़ाम और गायकवाड़ के साथ, वो एक्सेप्ट कर लेंगे। और इस बात को भी एक्सेप्ट करते हैं कि किसी भी यूरोपियन को जिसके साथ इंग्लिश वॉर में है, मतलब जो भी इंग्लिश के दुश्मन है, उन्हें हम अपनी एम्प्लॉयमेंट में, अपने दरबार में, अपने अच्छे कनेक्शंस में नहीं रखेंगे। और उनके जो भी रिलेशंस है, मतलब अगर मराठास को कोई भी रिलेशन रखना है किसी भी अदर स्टेट से, तो वो इंग्लिश के कंट्रोल के बिना नहीं रखे जाएंगे। कैन यू अंडरस्टैंड? क्या वो रिड्यूस कर रहे हैं उनकी पावर को, और हर चीज चला जा रहा है ब्रिटिशर्स के कब्जे में। एज इट सेज रिड्यूस टू वेसलेज, बस वो एक वेसल बन गए हैं, एक फ्यूडेटरी बन गए हैं, और सुप्रेमेसी दे रहे हैं ट्रीटी ऑफ बसीन के जरिए सभी चीज़ों की ब्रिटिशर्स को, और ये पेशवा एक्सेप्ट कर लेंगे, और ये होगा सब्सिडरी अलायंस। अब जो शिंदियाज एंड भोसलेज होंगे वो अटेम्प्ट करेंगे ऑफ कोर्स मराठा इंडिपेंडेंस को बचाने का, क्योंकि बाजीराव द सेकेंड ये सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो वो प्रिपेयर करेंगे एंड ऑर्गेनाइज करेंगे चीज़ों को, लेकिन जो इंग्लिश होंगे वो आर्थर वेलेस्ली की लीडरशिप में होंगे, और वो बहुत बुरी तरीके से डिफीट कर देंगे शिंदियाज एंड भोसलेज को, एंड दोनों को फोर्स करेंगे कि वो सब्सिडरी ट्रीटी साइन कर ले इंग्लिश के साथ, और इसी के साथ उन दोनों को भी ब्रिटिश के सब्सिडेंस में आना पड़ता है। लेकिन हम देखेंगे कि 1804 में जो जसवंत राव होलकर हैं, वो अगेन एक अटेम्प्ट करेंगे कि वो कोलेशन बना ले, ग्रुप बना ले सारे इंडियन रूलर्स का, ताकि वो इंग्लिश के खिलाफ एकजुट होकर लड़ सके। बट इनका जो ये अटेम्प्ट होगा वो अनसक्सेसफुल साबित होगा, एंड मराठास गेट डिफीटेड, वो इंग्लिश के जरिए हार जाएंगे। और हम देखेंगे कि वो सिर्फ उनके एक वेसल बन गए हैं, एक उनके अंडर नाम के राजा फ्यूडेटरीज बन गए हैं, और कैसे उन सभी को एक दूसरे से आइसोलेट, जैसे कि मराठा की 12 भाई की कॉन्फिडरेसी थी, कैसे वो रीजेंसी बनाकर दे वर रूलिंग इट, वो सब आइसोलेट हो जाएंगे।
और हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट जो चीफ्स हैं उन्हें अलग अलग ट्रीटीज साइन करनी पड़ेंगी। जैसे कि जो भोंसलेज हैं वो ट्रीटी ऑफ देवगांव, शिंद्यास ट्रीटी ऑफ डिफीट ऑफ शिंद्यास जो 1803 में होगी उन्हें साइन करनी पड़ेगी ट्रीटी ऑफ सुराजियन जनगांव। और जो होलकर्स हैं उन्हें ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट साइन करनी पड़ेगी। सो ऑल ऑफ द डिफरेंट मराठा चीफ्स आर नाउ अंडर सब्सिडरी अलायंस। लेकिन क्या था सिग्निफिकेंस इतना ट्रीटी ऑफ बसीन का? अगर हम देखें कि ये पेशवा बाजीराव द सेकेंड ने साइन की और इसकी वजह से सब पॉलिटिकल अथॉरिटी खत्म हो जाती है। बट लेकिन इंग्लिश ने जो इसमें हासिल किया वो बहुत इमेंस था, बहुत ज़्यादा था, क्योंकि अब इंग्लिश को अपनी ट्रूप्स परमानेंटली मराठा टेरिटरी में रखने का राइट मिल गया, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि कंपनी की जो आर्मी है वो ऑलरेडी मैसूर, हैदराबाद और लखनऊ में है, अब ये पूना में भी आ गई। अगर उन्हें अब कहीं पर भी जंग लड़नी होगी तो इतने आराम से वो फैले हुए हैं कि बहुत इजीली रश कर पाएंगे, दौड़कर पहुंच जाएंगे कहीं पर भी, जहां पर भी उन्हें ज़रूरत होगी विदाउट एनी डिले। और जो ट्रीटी ऑफ बसीन है इसकी वजह से उन्हें कंपनी को हर चीज़, पूरा इंडिया पे कंट्रोल एक प्लेट में सजा कर मिल गया। इट जस्ट केम ऑन अ प्लेटर। और जो मेजर डेवलपमेंट होगी इन दैट डायरेक्शन कि कंपनी जो है इतनी वेल प्लेस्ड है, हर जगह है और इतनी इजीली एक्सपांड करेगी हर एरियाज में और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएगी। इन द सर्कमस्टांसेस द ऑब्जर्वेशन दैट द ट्रीटी गेव द इंग्लिश की टू इंडिया, ऐसा कहा जाता है कि जो ट्रीटी ऑफ बसीन है इसने इंग्लिश को चाबी दे दी पूरे इंडिया की। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि थोड़ा एग्जैजरेटेड है, बट हम समझ सकते हैं कि इस टर्म की मीनिंग क्या है। In the next class, we are going to further deal with the Marathas only and see the third Anglo-Maratha war और कैसे चीज़ें वर्स्ट से वर्स्ट की तरफ जाती हैं।